नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात विधानसभा के दंगल की होगी, क्योंकि आज पूरे दिन पहले चरण की वोटिंग हुई है और वोटिंग अप्रत्याशित थी। सबसे ज्यादा शामली और मुजफ्फरनगर में बंपर वोटिंग ने दिग्गजों की टेंशन बढ़ा दी है। 9 मंत्रियों के साथ में 623 ऐसे प्रत्याशी जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। हालांकि निर्वाचन आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो परसेंटेज है वो डिस्क्लोज होंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के गठन के लिए 60 चरणों में होने वाले मतदान में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। पहले चरण का मतदान 11 जिलों में 58 सीटों पर हुआ। शाम को 5 बजे तक पहले चरण की विधानसभा सीटों में 57.79% लोगों ने मतदान किया है। अभी अंतिम आंकड़े आने अभी भी बाकी हैं। आपको ये बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। इस बीच अलग अलग विधानसभाओं के कई पोलिंग बूथ्स पर ईवीएम खराब होने की घटनाएं सामने आई, लेकिन तत्काल प्रभाव से मशीनों को ठीक किया गया। कई जगहों पर दिग्गजों ने अपने वोट डाले। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख पाएंगे। 8 तस्वीरें हैं। हालांकि 9 मंत्रियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हुई है। तस्वीरें 8 दिखा रहे हैं आपको। पंकज सिंह, प्रदीप माथुर, अनिल शर्मा, मृगांका सिंह, सुरेश राणा, संदीप सिंह और इसी तरीके से तमाम जो अलग अलग दिग्गज हैं वो इन क्षेत्रों में पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों में परिवारवाद चलता था, लेकिन भाजपा की सरकार में विकास के साथ साथ परिवारवाद भी खत्म हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, इसलिए एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यूपी को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता का उत्साह देखकर कहा, मैं आपका प्यार ब्याज सहित लौटाऊंगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सहारनपुर जिले की कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर यहां का विकास हुआ है। आपको बता दें कि ये दूसरे चरण के जो प्रचार है उसका आरंभ हुआ है। प्रधानमंत्री खुद इस प्रचार का आरंभ करने के लिए सहारनपुर पहुंचे हुए थे। सहारनपुर दूसरे चरण में आता है। प्रथम चरण के मतदान जो चल रहा है, वहां के मतदाताओं की भी क्षमा चाहता हूं। मेरा एक फर्ज बनता था कि चुनाव घोषित होने के बाद उनके बीच में जाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। इलेक्शन कमीशन ने कुछ मर्यादाएं रखी थी। वर्चुअल तो समिट में जरूर उनसे मिल लिया था, लेकिन रूबरू जाकर के दर्शन नहीं कर पाया था। तो मैं प्रथम चरण के मतदाताओं की क्षमा याचना के साथ दूसरे चरण के मतदाताओं को प्रणाम करते हुए आपके आशीर्वाद लेकर के आज चुनाव अभियान का आरंभ कर रहा हूं। जो यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा, उसको ही वोट देंगे। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा, उसे ही वोट देंगे। मुझे बहुत आनंद हुआ कि ठंड में भी सुबह सुबह लोग बहुत बड़ी बड़ी कतारें लगा करके मतदान के लिए पहुंचे हैं। सहारनपुर में सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध मुक्त शासन का दावा किया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी रहा। उस बीच पश्चिम यूपी के 11 जिलों में 58 सीटों पर मतदान हो रहा था। तो वहीं चुनाव प्रचार अब दूसरे चरण की ओर भी बढ़ चला है। सहारनपुर में बीजेपी ने बड़ी जनसभा की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अपराध मुक्त शासन का दावा किया। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर भी जमकर बरसे। योगी ने एक बार फिर पुरानी सरकारों पर दंगे कराने का आरोप लगाया और हमेशा की ही तरह अपने खास अंदाज में कहा कि उनकी सरकार में अपराध खत्म हो गया है और सरकार के बुलडोजर ने उन्हें ठिकाने भी लगा दिया है। नौजवानों की निर्मम हत्या हो रही थी, बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता थी कि सत्ता प्रायोजित अपराधी और आतंकवादियों के द्वारा, पेशेवर माफियाओं के द्वारा किस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा था,
ये मुजफ्फरनगर का दंगा इसका जीता जागता उदाहरण था। दूसरी तरफ पर्व और त्योहारों पर रोक लगाती थी, कावड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। हमने कर्फ्यू को हटाया, लेकिन भाइयों बहनों, कावड़ यात्रा को भी हमारी सरकार ने ही प्रारंभ किया। आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, आज उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है, बड़ी धूमधाम के साथ कावड़ यात्रा निकलती है। वर्तमान में पूरी दुनिया और पूरा देश कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना के दौरान या तो केंद्र सरकार कार्य कर रही थी, या राज्य सरकार कार्य कर रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि कार्य कर रहे थे। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी रहा। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीतापुर के बिसबा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस अब राष्ट्रीय नहीं रह गई और ये भारतीय भी नहीं रही, अब ये बस भाई बहन की पार्टी हो गई है। वह संकल्प पत्र लोक कल्याण का संकल्प पत्र है और उस संकल्प पत्र के माध्यम से आगे आने वाले समय में चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आर्थिक जगत में विकास की बात हो, चाहे मूलभूत सुविधाओं में व्यक्ति को आगे बढ़ने की व्यवस्था हो और चाहे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, हर चीज के लिए लोक कल्याण नीतियों को आगे बढ़ाते हुए इस संकल्प पत्र में एक उत्तर प्रदेश को सबसे प्रथम दर्जे का राज्य बनाने का संकल्प है। इसको हमको याद रखना है और यह योगी जी के नेतृत्व में हम कर रहे हैं। मित्रों, संकल्प की कामनाओं के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमने यह भी तय किया है कि हम उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त रखेंगे, उत्तर प्रदेश को आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों से भी मुक्त रखेंगे। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने बिजनौर में गुरुवार को संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया और इस मौके पर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि इस क्षेत्र की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। साथ ही शिक्षा भर्ती को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र में शिक्षा भर्ती का जिक्र किया है। आप फिक्र ना करें, हमारी सरकार आते ही आपका काम हो जाएगा। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने मदद की और अपने वचन पत्र में हम लोगों ने लिखा है कि चाहे बीएड वाले हों, टीटी वाले हों, शिक्षा मित्र हों या रोजगार सेवक हों या 69,000 वाले हों या बीपीएड वाले हों, इन सब की मदद करने का काम सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी और आरएलडी के लोग करेंगे। इसलिए हमारा समाजवादियों का योजना पत्र है, वचन पत्र तो है ही है, वचन पत्र तो है ही है, लेकिन हमारा ये योजना पत्र है। हमें पता है कि कैसे योजनाओं को पूरा करना है, कैसे पॉलिसी बनानी है। और जब पत्रकारों ने सवाल पूछा अभी, तो हम लोगों ने ये भी बता दिया कैसे बजट का इंतजाम कहां से होगा। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को तिकोनिया में उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में बड़ा फैसला हुआ। हाईकोर्ट ने इस केस के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ ट्वेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसा कांड में आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू करीबन 4 महीने से लखीमपुर खीरी मामले में जेल में बंद था अपने साथियों के साथ। 3 अक्टूबर को लखीमपुर में मारे गए 8 लोगों में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज जमानत मिल गई। हमारे साथ उनके वकील हैं। सर, किस बेसिस पे जमानत मिली है और क्या ग्राउंड है इसको लेकर आप लोग बहस कर रहे थे कोर्ट में? ऐसा है, ओपन कोर्ट में जजमेंट रेंडर किए गए, उसमें उन्होंने ये कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत ग्रांट की जाती
और पुलिस फंक्शनरी के खिलाफ उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए। अभी हमने जजमेंट पढ़ा नहीं है, जो हम लोगों ने आर्गुमेंट एडवांस किए हैं उसको हम बता सकते हैं। उनका नॉमिनेशन हुआ और 3 सुपीरियर एडीजी रैंक के अफसर एसआईटी के मेंबर बने। तो कोई भी चार्जशीट जो दाखिल की गई वो चार्जशीट उन लोगों ने ना दाखिल करके पुरानी एसआईटी ने दाखिल कर दी, जो कि इलीगल है और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ है। तो ना तो उनके दस्तखत है और न ही उनका कोई ऑथराइजेशन है केस डायरी में, और न ही कोई उनका मेंशन है कि उनके अनुमति से ये चार्जशीट फाइल की जा रही है। इसलिए वो चार्जशीट जो है बेसलेस है, इलीगल है, अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ है, अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। व्हेन द व्हीकल वाज बीइंग ड्राइवन, जबकि गाड़ी चलाई जा रही थी वो हरिओम मिश्रा नाम के ड्राइवर द्वारा चलाई जा रही थी। ये तो विवाद है नहीं। तो अगर कोई ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाए या ड्राइवर अपने प्राइवेट डिफेंस में गाड़ी चढ़ा दे या ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए भागे, वो कोई मर जाए, तो उसमें जो लायबिलिटी वो ड्राइवर को होगी, मालिक की नहीं होगी। तो जो ड्राइवर था उसको, जो किसान थे उनके पास डेडली वीपन थे। डेडली वीपन से आपने उस ड्राइवर का मर्डर ऑन स्पॉट कर दिया। तो जस्टिस जो है आपने उनका मर्डर करके ही कर दिया ड्राइवर का। तो जिसने क्राइम अगर किया भी है तो ड्राइवर ने किया, ड्राइवर का मर्डर आपने कर दिया। तो वहीं पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले WWE जैसी इंटरनेशनल फाइट से अपनी पहचान बनाने वाले द ग्रेट खली और दिलीप सिंह राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आपको बता दें, इससे पहले वो पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख देवभूमि का होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर स्थित एनआईटी उत्तराखंड के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने गढ़वाली में सबसे पहले अपने संबोधन का आगाज किया। पीएम ने कहा कि चुनाव मैदान में होने के बावजूद पूर्व में मैं देवभूमि आया, देवभूमि की माटी को माथे लगाने का मन था। बाबा केदारनाथ ने मुझे पुकारा और मैं सीधे यहाँ चला आया। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली, पंथ्या दादा, माधो सिंह भंडारी जैसे वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भाजपा के संकल्प पत्र का जिक्र करना भी वो नहीं भूले। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी। 14 फरवरी को मतदान के लिए अब गिनती के ही दिन बाकी रह गए और इसी क्रम में चुनाव प्रचार को उधार देने के लिहाज से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने मंगलौर में जनसभा को संबोधित किया है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों भी लिया। कहा, मोदी सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा बेरोजगारों का। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को लगता है कि सब उनसे डरते हैं, लेकिन मैं नहीं डरता। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से नवीन शुक्ला हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नवीन, चुनाव नजदीक आते आते जिस तरीके से दिग्गजों का जमावड़ा सूबे में लग रहा है, ये बेहद खास है। और क्या कांग्रेस से अगर हम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की बात कर लें या तमाम अन्य लोगों की बात कर लें, आम आदमी पार्टी से भी इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हुए थे। आज जो है स्टारडम का डे था, पॉलिटिकल स्टारडम का डे था देवभूमि के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है कि वोट परसेंटेज क्या बढ़ सकते हैं 14 तारीख को? ये जो प्रभाव है वो देखने को मिल सकता है क्या? आज जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से
चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या तमाम छोटे बड़े दलों की बात करें, लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वह उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। चुनावी समीकरण को साधने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव की, तो अगर पिछली सरकारों की बात की जाए या फिर अगली सरकारों की बात की जाए, लगातार सभी अपने तरीके से वादे और दावे जरूर कर रहे थे, लेकिन जमीनी हकीकत आम जनता के बीच में है, क्योंकि अब जो गेर आ गई हो अब आम जनता के पाले में आ चुकी है कि किस तरीके से चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों या फिर कांग्रेस के बड़े नेता हों, किस तरीके से जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में थे और राहुल गांधी जो है वह रुड़की में पहुंचे हुए थे, तो कहीं ना कहीं एक समीकरण को साधने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। लेकिन अब बिल्कुल, और ये जनता के मन पर डिपेंड करता है कि जनता को किसके वादे, किसके दावे रास आते हैं। बहुत शुक्रिया नवीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे हुए थे। विधानसभा 63 से बीजेपी उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा के समर्थन में काशीपुर के सैनिक कॉलोनी में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गिरताल स्थित चामुंडा देवी माता मंदिर में पूजा अर्चना करी। त्रिलोक चीमा के समर्थन में उन्होंने मुख्य बाजार से रोड शो भी निकाला। इससे पहले सैनिक कॉलोनी में आयोजित जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमलावर भी हुए। दबते 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 वो कमल का बटन शाम तक अंदर चला जाएगा। और जब 10 मार्च को रिजल्ट निकले तो उसमें से कमल की लड़ियां ही लड़ियां निकले, कमल की झड़ियां ही झड़ियां निकले, क्योंकि लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी आएंगी। वो हाथी में भी नहीं आती है, साइकिल में भी नहीं आती है, झाड़ू में भी नहीं आती है, हाथ के पंजे में तो कतई नहीं आती है।